स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण है जो अपकमिंग एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एनटीपीसी 2021 और सीबीटी टू 2000 एनटीपीसी 2022 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 8 अगस्त और 2020 को। कब मनाई गई थी? 8 अगस्त 2020 को। अगस्त क्रांति अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई गई। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त और 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अथवा अंग्रेजों को देश छोड़ने का आह्वान और मुंबई में अखिल कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था ये? 1942 में, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। 9 अगस्त को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधी कार्रवाई दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ सीधी कार्रवाई दिवस के तहत बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में मुसलमानों द्वारा भीषण दंगा और नरसंहार किया गया था, इसलिए कलकत्ता का भीषण हत्याकांड कहा जाता है। प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936-37 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में मिलीजुली सरकार बनाई। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान
पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनियनिस्ट पार्टी की। किसकी बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। इस चुनाव में 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत मिला। मुंबई में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार सत्ता में आई। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस होंगे माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो ये किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, क्लीमेंट एटली ने। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा? नहीं, ये नहीं था। भारत राजतंत्र बन जाएगा? ये नहीं था। सभी रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर रहेंगी? ये भी नहीं था। भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा? ये बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 16 जुलाई 1947 को इस विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया तथा 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस अधिनियम द्वारा अधोलिखित प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को गांधी जी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के नोआखली में थे। वे हिंदू मुस्लिमों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जून 1947 को। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आधी रात। 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए
ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम के अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएंगे। इसके लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह भारत की नियमावली पुस्तक है। नहीं, हाँ ठीक है, ये असंगत पूछ रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है असंगत को चयन करें। तो यह भारत की नियमावली पुस्तक है। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है, बिल्कुल सही। और यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है, ये भी सही है। यह वैधानिक दस्तावेज नहीं है, नहीं ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें असंगत पूछ रहा था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। यह भारत की नियमावली पुस्तक वैधानिक दस्तावेज है। इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस होंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। बंगाल राज्य बंदी बंगाल विनिमय थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1818 में। बंगाल विनियमन थर्ड 1818 में पारित किया गया। इस निवारक निरोध कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। माफ कीजिए, किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे ही गिरफ्तार कर सकती थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1773 में। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र व कार्यप्रणाली को समय के साथ साथ सीमित करने के लिए 20-20 वर्षों के अंतराल पर 4 चार्टर एक्ट पारित किए। ये अधिनियम क्रम से 1793, 1813, 1833 और 1853 में थे। चार्टर अधिनियम 1813 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। व्यापार पर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर ब्रिटिश जनों को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बनाए रखा तथा इसी चार्टर द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह के परिणामों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार करने और भारत के शासन को सीधे नियंत्रण करने के लिए प्रेरित किया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश राज ने राज्य सचिव के माध्यम से भारत पर नियंत्रण किया, जिसे 15 सदस्यों के एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई। इसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता है। 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1726 में। सत्रह सौ छब्बीस ईस्वी में एक शाही चार्टर फरमान के द्वारा कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई, जिसमें एक मेयर और 9 एल्डरमैन शामिल थे। दातव्य की इसी वर्ष बॉम्बे नगर निगम की स्थापना की गई।
भारत में पहला नगर निगम वर्ष 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकार के लिए गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होगा, जबकि केंद्र सरकार के लिए मुख्य कार्यपालिका अधिकारी गवर्नर जनरल होगा। अर्थात केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। और केंद्रीय व्यवस्थापिका में दो सदन कर दिए गए, उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट एंड निम्न सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज या क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने गवर्नर जनरल को एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने की अनुमति दी, जिससे पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा का चुनाव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 में। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति वर्ष 1909 में प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1909 में गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। उन्नीस सौ 9 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों की सम्मति अधिकार भी प्रदान किए गए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। हिंदू और मुसलमान मतदाताओं को विभाजित करने या पृथक निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो सुधार विधेयक 1909 में पारित किया गया था, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का मूल उद्देश्य भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।